जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी का ट्वेल्थ ज्योग्राफी चैप्टर 4 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें प्राथमिक क्रिया इसके पहले इसका 2 पार्ट हो चुका था, ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो चैनल पे अपलोड है। ये पार्ट 3 और लास्ट पार्ट होगा। जो नहीं देखें वो देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पार्ट में एक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ क्रिया क्या, ये सब कुछ बता चुके हैं अच्छे से। आज शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, हम लोग को देवी कृषि से शुरू करना था। देवी से दूधा दिखा होगा आपको स्क्रीन पे। देवी कृषि, देवी से दुधारू पशुओं को पालन पोषण का स्वादिक, उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, मान के चलिए आपके पास अगर एक गाय 50,000 खाता है तो 10 गाय बेचेगा तो 5 लाख का आएगा। अगर 50 नहीं तो 40 से तो कम का नहीं आता है। अच्छा गाय बेचेगा तो जो दूध दे, अच्छा दूध दे। अब आपको 25,000 आप कहिएगा, बहुत आदमी होंगे कि सर 25,000 में भी हो जाएगा, तो बाबू उतना दूध नहीं देती है। और दूध नहीं देगी तो आप बिजनेस क्या कीजिएगा, क्या बेचिएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए और भी आपको कुछ करना पड़ता है। देखिए क्या, पशुओं के लिए और भी पूंजी की वजह से छप्पर है, घास संचित करने का भंडार है, पशुओं को स्वास्थ्य में है। ठीक है, और इसमें जो मेन चीज़ है कि इसमें साल भर आपको काम करना होता है। ठीक है, इसमें अंतराल नहीं रहती है। वर्ष भर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सब मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, जो अन्य कृषि होते हैं उसमें कुछ कुछ गैप में हो जाता है, लेकिन इसमें कोई नहीं है। मतलब 365 दिन सुबह शाम आपको उठना है, बारिश हो ठंडा हो गर्मी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये जो कृषि होती है 3 प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। सबसे बड़ा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यूरोप का, दूसरा कनाडा, और तीसरा यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि, ये क्या होता है। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार जो है भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, जो भूमध्य सागर है ना उसके समीप में जो भी एरिया है, जैसे दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में आपको क्या क्या पड़ जाएगा। देखिए, ट्यूनीशिया से एंटार्क्टिक तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी पश्चिमी भाग, एवं ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग है। यहाँ पे खट्टे जो फल होते हैं, खट्टा फल समझते हैं ना, उसके आपूर्ति का अनुमेय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। और आपसे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कौन सा फसल का विशेषता है। ऑप्शन में अंगूर होगा, आप वहाँ से जा सकते हैं, 100% सही होगा। इस क्षेत्र में कई देश, इस क्षेत्र के कई देश में, इस एरिया में जितने भी देश हैं, मतलब जिस भी देश में ऐसा एरिया है, अच्छे किस्म के अंगूर होते हैं। ठीक है, जिससे मदिरा का भी उत्पादन किया जाता है, मतलब वाइन का। नीम छेनी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। और जो देखिए किशमिश देखते हैं ना, इसी को अंगूरों को सुखा कर बनाया जाता है। अंजीर, ठीक है, नहीं देखा, क्योंकि आपको दिखाता हूँ। देखिए, अंजीर और जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त अमेरिका में फल एवं सब्जियों की मांग होती है, जैसे ठंडा के दिन में जब अमेरिका में, यूरोप में फल एवं सब्जी की मांग होती है, तो यहीं से ये ठीक उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र से ही। आइए, बाजार देखिए, कजाकिस्तान में सामूहिक फॉर्म में अंगूरों का संग्रह करते हुए, देखिए ये अंगूर का आपको स्क्रीन पे एक पिक दिखा होगा, ये अंगूर का आपका कृषि दिखा रहा है। ठीक है, दिखा, किसको किसको दिखा। आइए अब आगे देखते हैं। बाजार की सब्जी खेती एवं धान कृषि, इस प्रकार की इसमें अधिक मिलने वाली फसल जैसे सब्जी या फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं। देखिए, बाजार की जब सब्जी कीजिएगा, खेती कीजिएगा, तो वही फसल लगाइएगा जिसमें अच्छा पैसा मिले, जिनका मांग नगरीय क्षेत्र में हो। और जो नहीं बिकेगा वो आप लगाइएगा फसल, तुम का रहा सब कुछ करेगा।
तुम लोगों में से कुछ गधा होगा, कहेगा नहीं सर हम वही करेंगे जो नबी के, तुम गधा का कोई ऑप्शन ना है। किसी का जो खेत का कार्य होता है कैसा होता है, छोटा होता है। हम खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्र जहाँ ऊँची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं, मतलब अब खेत में भी मतलब आने जाने का एक रास्ता बना हुआ है। अब यहाँ पे मेरा खेत है, सामान हुआ तो यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, माथा पे। इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसमें भी अधिक मेहनत और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, मतलब जो कीट को मारे उसी को कीटनाशी कहते हैं। अब देखिए अच्छा किस्म का बीज नहीं होगा तो भी नहीं होगा, खाद नहीं दीजिएगा तो भी नहीं होगा। उर्वरक मतलब खाद, सिंचाई मतलब खेत में पानी देता है ना जी। जैसे अभी आलू बोआ होगा और मक्का, तो इस सबको भी खेत में पानी दिया जाता है ना, वही चीज़ है। देखो तो कृषि क्या है, इसको समझो करो। देख सेकेंड बाबू, देखो तो कृषि क्या है समझो। जैसे यहाँ पे मैं ट्रक है और एक रात में यहाँ पे कृषि ये बाजार है, एक रात में यहाँ पे पहुँच गया, इसी के कारण ट्रक कृषि का नाम दिया गया, ठीक है। या तो कोई दिक्कत। और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक जो क्षेत्र है वहाँ पे उद्यान कृषि का हुआ, कारखाना कृषि भी की जाती है। कारखाना कृषि उसको कहते हैं जिसमें आप पशु को रखते हैं, गाय बैल कुत्ता को। कुत्ता को यहाँ पे कुकुर कहा गया, देखो। और इनको बना बनाया भोजन दिया जाता है, इनकी बीमारी का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे प्रजनन की वैज्ञानिक, मतलब जो प्रजनन तो सबको पता होगा, उसकी वैज्ञानिक विधि कुकुर में पशुपालन के मध्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ठीक है। सरकारी कृषि क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो सरकारी कृषि एक लाइन में समझो, नहीं समझ में आता। जब कृषक को एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सरकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सरकारी कृषि कहते हैं। इन्हें व्यक्तिगत फॉर्म अक्षुण्ण होते हैं, सरकारी रूप से कृषि की जाती है। देखो क्या होता है, जैसे आप गाँव है, गाँव में आप 10 आदमी मिल गए, अब गाँव में देखिएगा किसी का यहाँ खेत है, किसी का यहाँ है, किसी और का है ना। अब सब कोई मिल गया और सब कोई मिल के एक खेती की, एक ही फसल, और इसमें बोया और जितना वो सबको डिवाइड करिए, इसी को सहकारी कृषि कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में गए होंगे। यहाँ पे और देखिए अब इससे क्या होगा, सब चीज़ की बचत होगी और एक बड़े मात्रा पे आपका फसल होगा। अब छोटा जो किसान होते हैं उनको पता है कि थोड़ा सा कीजिए या बहुत ज़्यादा कीजिए, मेहनत नहीं पड़ जाता है उन सब, ठीक है। सरकारी जो आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था, पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, देखो यहाँ पे बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में सफलतापूर्वक चला। और इससे सबसे अधिक सफलता कहाँ मिली, तो डेनमार्क में। बाबू जो ये मार्क किए हैं याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता। हम पहले ही बता दिए, बाद में मत कहना क्या पता ही नहीं थे। डेनमार्क में सर्वाधिक सैद्धांतिक सफल रहा, ठीक है। और देखते हैं। और जो सोवियत संघ है ना बाबू, उसमें इसको खोज के नाम से दिया गया, ठीक है। इस प्रकार के समय किसी को सोवियत संघ में खोज नाम दिया गया, ठीक है। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे। अपनी दैनिक आवश्यकता को पूर्ति करने भूमि का छोटे छोटे भाग अपने अधिकार में भी रखते थे। ये आपको जो सिंगल कृषि उसका बता रहा। कानून क्या है इसको समझिए। खनन, मानव विकास का इतिहास में खनिजों को खोज की गई। देखिए खनिज का जैसे ताम्र, आपको हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ताम्र, कांस्य युग, रो युग, ठीक है। इसी कैसे पता चला, खनन से ही। आपको खनन क्या होता है हिस्ट्री में बताए हुए हैं। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने और हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हो पाया। औद्योगिक क्रांति कब था, क्या था, सब बता चुके हैं, फिर नहीं बताएंगे। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, किस किस से खनन कार्य पर इफेक्ट पड़ता है, और देखते हैं।
भौतिक कारक जिनमें खनिज निक्षेप के आकार, शून्य उपस्थिति के आकार अवस्था सम्मिलित हो। एक भौतिक हो गया, एक आर्थिक कारण जिनमें खनिज की मांग, विटामिन तकनीकी एवं ज्ञान उसका उपयोग, मतलब फिजिकल और इकोनॉमिकल डिवीजन के कारण इफेक्ट होता है। सिंपल याद रखो। खनन की विधि देख लेते हैं। तो उपस्थिति की अवस्था एवं इसकी प्रकृति के आधार पर खनन के दो प्रकार हैं, धर्तावी एवं भूमिगत खनन। कितने प्रकार है बाबू? ठीक है। धर्तावी खनन का विविध खनन भी कहा जाता है। धर्तावी खनन का एक और नाम है, ठीक है, यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सूक्ष्म उपयोग एवं पवन पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत निम्न कम होता है। मतलब इसमें बहुत कम खर्चा होता है। सिंपल जाना, जब वह जलताल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा उप खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। जब अयस्क जलताल के नीचे गहराई में होता है तब किसका उपयोग किया जाता है? भूमिगत। ठीक है, आपको हम बताएं खनन दो प्रकार का होता है, एक धर्तावी एक भूमिगत। तो जब बहुत ज़्यादा गहराई में तो भूमिगत, और भूमिगत का एक और नाम है कुपकी खनन का प्रयोग किया जाता है। इसी विधि में लंबवत कृपक गहराई तक स्थित है, जहाँ से भूमिगत गिर खनिज तक पहुँचने की प्रक्रिया। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धर्ताओं तक किया जाता है। खदान में कार्य जो काम करते हैं श्रमिक तथा निकाले जाने खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आगमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की, देखो यहाँ पे लिफ्ट विदक मतलब बर्माइक होता है, मालधनिक गाड़ी तथा राजस्व संचय प्रणाली की आवश्यकता होती है। जो भी मालधनिक करेगा उसको चाहिए ना। खनन कहते हैं कि जोखिम भरा, क्योंकि जहरीली गैस, आग एवं बात के कारण कई बार दुर्घटना होने का भय रहता है। और ये जो प्रक्रिया है वो श्रमिकों द्वारा, ये थोड़ा सा है, कठिन है, जोखिम भरा। इसमें जहरीली गैस, आग एवं बात का भी दुर्घटना होने का कारण होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कमेंट में, क्या आपने कभी भारत के कोयला खदानों में आग लगने एवं बात आने के विषय में पढ़ा? नहीं पढ़ा है तो आइएगा देखते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन के खनन, प्रशोधन एवं शोधन कार्य से पीछे हटे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक अधिक लागत आने वाली है। देखो अब जो विकसित अर्थव्यवस्था वो उत्पादन की जो खनन है ना, एकदम धीरे धीरे उसमें मजदूर वाला उससे क्या करते हैं, पीछे हटे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक का जो मेहनत मजदूरी है अधिक आता है। जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊँचे वाहन को बनाए रखने के खनन का कारण, देखिए जो विकसित अर्थव्यवस्था वो खनन का नहीं करना चाहता, लेकिन जो विकासशील है वो खनन पर अभी भी काम कर रहा है। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश एवं एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ देश में ये 50% तक प्राप्त होता है। समझे? अब आगे बताते हैं। यहाँ तक ख़त्म है चैप्टर आपका अभ्यास का है। तो कौन फसल कौन सा नहीं है ये सब आपको बताना है, नहीं होगा तो बताएंगे। ये इसका भी एक वीडियो आएगा बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव का, टेंशन मत हो। जनवरी में ही आएगा कोई भी वीडियो, मतलब ऑब्जेक्टिव का जनवरी में आएगा, सब्जेक्टिव का आएगा। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा टाइमिंग का दिक्कत था। ठीक है, आप लोग का देखिए दिसंबर का आपको ख़त्म पे है, दिसंबर लास्ट तक। ठीक है, आज कितना हो गया आपका 26, तो आपके पास 5 दिन इसमें है। और नेक्स्ट जनवरी आपका पूरा बचा हुआ, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है 3 तारीख से। आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है, और जितना हो सकता है पढ़िए। आज के इतना ही, धन्यवाद।